नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में रूपल अपने डैड के बिजनेस को बचाना चाहती है। वो रजत चौधरी से मदद मांगने एक बार में पहुंचती है। रूपल को देखते ही उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो उसे किसी भी तरह अपनी जाल में फंसाना चाहता है। रजत चौधरी रूपल को एक शर्त के साथ मदद करने का आश्वासन देता है। वो बार के प्राइवेट रूम में रूपल को शराब ऑफर करता है। रूपल के शराब पीने से मना करने पर रजत चौधरी उस प्राइवेट रूम से जाने लगता है। रूपल मजबूर थी। वो हर हाल में अपने डैड के बिजनेस को क्राइसिस से बचाना चाहती थी। रजत चौधरी को जाते देख रूपल शराब के ग्लास को मुंह से लगा लेती है। ये देखकर रजत चौधरी वापिस आ जाता है। वो रूपल को खूब शराब पिला देता है। अब रूपल नशे में चूर हो जाती है। इसके बाद रजत चौधरी उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है। रूपल रजत चौधरी के जाल में पूरी तरह फंस जाती है। इसके बाद रूपल अपने आप को बचाने के लिए सनाया को एक मैसेज भेजती है। मैसेज पढ़ते ही सनाया के होश उड़ जाते हैं। बाद में आहान उस मैसेज को पढ़कर रूपल को बचाने शिमला शहर के नामी गुंडे विक्की भाई को उस बार में भेजता है। बस कुछ इसी तरह इस एपिसोड की शुरुआत होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ होता है। आजकल हर रात आहान उसके सपने में आकर उसे डराता रहता था। आहान की वजह से ही विक्की भाई का सुख चैन खो गया था। इसलिए उसने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा। सच में किसी अननोन नंबर से कॉल आया हुआ था। विक्की भाई ने डरते हुए आहान से कहा, आहान भाई इतनी रात कॉल कैसे की? क्या मेरे या मेरे आदमियों की तरफ से फिर से कोई गलती हुई है? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ऐसा कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं। विक्की भाई बोलते ही जा रहे थे। आहान के पास उसकी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। इसलिए आहान ने विक्की भाई की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आहान के ये शब्द सुनते ही विक्की भाई की बोलती बंद हो गई। क्या सच में आहान जैसे ताकतवर और स्मार्ट फाइटर को विक्की भाई की मदद की जरूरत हो सकती है? कहीं कोई विक्की भाई के साथ मजाक कर रहा था? ये सारे सवाल विक्की भाई के दिमाग में आ रहे थे, लेकिन उसने इन सारी बातों को नजरअंदाज किया और अपने आप से कहा, अगर आहान भाई ने मेरी हेल्प मांगी है तो मैं कुछ भी करके अपनी गलतियों को सुधार दूंगा। आखिरकार पानी में ही रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कौन मोल ले सकता है? विक्की भाई ने मन ही मन में कहा और फिर आहान से कहा, हाँ भाई हाँ, कहिए ना, क्या बात है? शिमला शहर का इलीगल काम मेरे कंट्रोल में है। ये सुनते ही आहान ने विक्की भाई से कहा, ये एक लीगल काम है। आहान की कही ये बात सुनकर विक्की भाई कंफ्यूज हो गया। आखिरकार किसी सही काम के लिए आहान विक्की भाई जैसे गुंडे की मदद क्यों लेता? ये बात विक्की भाई की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आहान से सवाल करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। इसलिए उसने कहा, जी भाई कहिए, मैं सुन रहा हूं। आहान ने अपनी बात को तफसील से कहा, मैं आपको एक लोकेशन शेयर कर रहा हूं। मुझे इस बात का आइडिया है कि आपके आदमी जरूर आसपास के किसी इलाके में होंगे। सनाए की एक दोस्त को किसी ने वहां पकड़ कर रखा है। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता आपके आदमी सिचुएशन संभाल ले। क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हैं? आहान के इस सवाल को सुनकर विक्की भाई ने एकदम से हामी भर दी। हाँ हाँ आहान भाई, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सनाया भाभी की दोस्त मतलब मेरी बहन जैसे हुई। मैं अभी अपने आदमियों को वहां भेजता हूं। आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। वैसे आहान भाई, लोकेशन पर नाम क्या लिखा हुआ है? विक्की भाई ने आहान से सवाल करते हुए कहा। आहान ने तुरंत वो लोकेशन
विक्की भाई के साथ शेयर की और उससे कहा, विक्की भाई मैंने आपको लोकेशन भेज दी है, नाम किसी नाइट क्लब का आ रहा है, आप प्लीज किसी को वहां भेजकर मेरा काम कर दीजिए, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। ये सुनते ही विक्की भाई ने भी आहान की बात पर हाँ में जवाब दिया। उसकी हामी को सुनने के बाद आहान ने कॉल काट दी। अगले ही मिनट सनाया तैयार होकर नीचे आ गई। उसने जल्दबाजी में आहान को एक स्वेटर पकड़ाया और बोली, लेट्स गो। आहान, मैंने कैब बुक कर ली है। आहान ने सनाया के हाथ से स्वेटर लिया और दोनों रूपल के घर से निकल गए। इस पूरे वक्त के दौरान सनाया के दिमाग में हर मुमकिन डरावने ख्याल आ रहे थे। रूपल की खैरियत के बारे में वो खुद श्योर नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले से बस यही मांग रही थी कि कहीं रूपल के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। सनाया वैसे तो बहुत परेशान थी, टेंशन में थी, लेकिन ऊपर से बहुत स्ट्रांग और फोक्यूट्स नजर आ रही थी। लेकिन इस वक्त रूपल की हालत बहुत बुरी थी। रजत चौधरी एक के बाद एक कई थप्पड़ मार चुका था। उस सब की वजह से रूपल का चेहरा सूजकर लाल हो गया था। एक दो बार रूपल का सर टेबल से भी पटका गया था, जिसकी वजह से रूपल के माथे से खून बह रहा था। रूपल ने इस वक्त जींस पर एक सफेद शर्ट पहन रखी थी और वो सफेद शर्ट भी आधी फट गई थी। यहाँ तक कि रूपल की बाजू पर रजत चौधरी के नोचने के निशान भी नजर आ रहे थे। इस सब के बावजूद रूपल ने अब तक एक बार भी रजत चौधरी से अपना पीछा छोड़ने की रिक्वेस्ट नहीं की थी और न ही उसने माफी मांगी थी। रजत चौधरी को लगा कि एक दो थप्पड़ के बाद रूपल रोते हुए उससे अपने जान की भीख मांगेगी, लेकिन रूपल के चेहरे पर कोई गिड़गिड़ाने के एक्सप्रेशन नहीं थे। उल्टा वो रजत चौधरी की तरफ आंखों में नफरत लेकर देख रही थी। रजत चौधरी को ये देखकर गुस्सा आ गया। उसने रूपल के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे गालियां देते हुए कहा, कुत्ती, क्या तुम्हारा घमंड अब तक कम नहीं हुआ है? मैंने तुम्हारे जैसी बेशर्म औरत आज तक नहीं देखी। इतना होने के बाद भी मेरे सामने सरेंडर करने के बजाय तुम हो कि मुझे घूर कर देख रही हो। मैं तुम्हें एक बात सच सच बता रहा हूं, तुम मानो या न मानो, मैं आज इसी रूम में तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सब कहते हुए रजत चौधरी किसी दरिंदे की तरह नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक हैवानियत झलक रही थी। अगर रूपल की जगह कोई और होता तो रजत चौधरी की ऐसी बातों को सुनकर वो ही बेहोश हो जाता, लेकिन रूपल के चेहरे पर डर तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। उल्टा रूपल अपने सामने खड़े इस जानवर की धमकी को सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगी। ये देखने के बाद रजत चौधरी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से रूपल के बालों पर बनाई हुई पकड़ छोड़ दी और उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। नीचे गिरने के बाद रूपल के पूरे बदन में दर्द की लहर सी उठी, लेकिन फिर भी उसने एक गहरी सांस लेकर रजत चौधरी को देखा और बिना डरे हुए बोली, रजत चौधरी, तुम्हारे जैसे आदमी अपने आप को बिना किसी बुनियाद पर मर्द समझने लगते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ पैसे कमा लेने से तुम मर्द नहीं बन जाते। मेरी नजरों में ही नहीं, मुझ जैसी सारी औरतों की नजर में तुम किसी कायर नामर्द से कम नहीं हो। एक बात मैं भी तुम्हें सच सच बता रही हूं, ध्यान देकर सुनो। चाहे जो भी हो जाए, तुम मानो या ना मानो, आज रात मर भी गई फिर तुम्हें मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं रूपल गुप्ता तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। एक पल के लिए रूपल की इस बात को सुनने के बाद रजत चौधरी के बदन पर कांटे खड़े हो गए। रूपल की बातों में एक तरह का जज्बा था जो रजत चौधरी को डरा रहा था, लेकिन इस डर पर
रजत चौधरी का गुस्सा और घमंड हावी हो गया और उसने रूपल का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, तुम मेरे साथ क्या ही कर सकती हो, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, अपनी औकात जानो और उसमें जियो कमीनी। लेकिन अगले ही पल रजत चौधरी की ये हंसी धरी की धरी रह गई, क्योंकि रूपल खड़ी होकर खिड़की की तरफ जाने लगी। देखते ही देखते रूपल खिड़की में इस तरह खड़ी हो गई मानो वो वहां से नीचे कूदने वाली है। अब रजत चौधरी का सारा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। उसने हकलाते हुए रूपल से कहा, ता तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, नीचे उतर जाओ। भले ही रजत चौधरी रईस लोगों में से एक था, उसकी बहुत जान पहचान थी, लेकिन अगर रूपल की जान चली जाती तो इल्जाम रजत चौधरी पर ही आने वाला था। ऊपर से लोगों को फंसाकर पैसा कमाने वाले आदमी को पुलिस के चक्कर में पड़ना और भी ज्यादा महंगा पड़ जाता। इसलिए जब रजत चौधरी ने देखा कि रूपल खुदकुशी करने के लिए खिड़की में खड़ी हो गई तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। अगले ही पल जोर की आवाज आई, धड़ाम। ये आवाज रूपल के नीचे गिरने की नहीं थी, लेकिन उस प्राइवेट रूम का दरवाजा टूटने की थी। रजत चौधरी ने एकदम से शांत होकर दरवाजे की तरफ देखा। जिन्होंने दरवाजा तोड़ा था वो कोई और नहीं, विक्की भाई के आदमी थे। दरवाजे के साथ ही उन सब ने मिलकर रजत चौधरी के 2-3 आदमियों को पीटकर जमीन पर गिरा दिया था। ये देखने के बाद रजत चौधरी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने उन सब आदमियों से पूछा, तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक तो पहले ही रूपल ने उसका सारा मूड खराब कर दिया था और अब खिड़की में जाकर अपनी जान देने की तैयारी में थी। इतना सब पहले ही उसके लिए काफी था, लेकिन अब ये अनजान से गुंडे आकर उसके आदमी को पीट चुके थे। ये सब देखकर रजत चौधरी कंफ्यूज हो गया। तभी हमेशा की तरह अपनी स्पेशल एंट्री लेते हुए विक्की भाई टूटे हुए दरवाजे से अंदर आया। अंदर आते ही उसने एक नजर घुमाकर सनाया के दोस्त को ढूंढा। एकदम से उसे खिड़की में कोई जख्मी लड़की खड़ी हुई नजर आई। ये वही लड़की जिसे उसने प्राइड होटल में देखा था, मिस रूपल। क्या ये आदमी भी रूपल के हुस्न का दीवाना होकर अपनी जान खोने आया हुआ है? बेवकूफ कहीं का। थोड़ी सी पूछताछ ही कर लेता कि ये लड़की कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। इस लड़की की दोस्त सनाया गिल है और इस लड़की रूपल की आहान भाई से जान पहचान है या नहीं, ये सब जाने बिना ही अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए चला आया। बेवकूफ साला। विक्की भाई ने मन ही मन में कहा, आप कौन हैं मिस्टर, और मेरे प्राइवेट रूम में क्या करने आए हैं? रजत चौधरी ने विक्की भाई से पूछा। इस सवाल को सुनते ही विक्की भाई अपने होश में लौटा। उसने अपने कदम रजत चौधरी के नाम के इस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ बढ़ाए और अपने जींस की पिछली साइड से एक गन निकाली। गन को देखते ही रजत चौधरी के होश उड़ गए। विक्की भाई की आधी रात की नींद इस अधेड़ बूढ़े आदमी ने खराब की थी। अगर विक्की भाई को रजत चौधरी पर अपना गुस्सा निकालना होता तो वो गन का सहारा कभी न लेता और अपने आदमियों के हाथों रजत चौधरी की अच्छे से पिटाई करता। लेकिन अब विक्की भाई को आहान का दिल जीतने का मौका मिला था, इसलिए उसने सोचा कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटा कर यहां से निकल लेते हैं। यही सोचकर विक्की भाई ने रजत चौधरी के सर के बीचों बीच अपनी गन तानी और उससे कहा, मिस रूपल को इतना जख्मी करने की और उसके साथ जबरदस्ती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे? अपनी औकात में रहा करना यार। तेरे मैयत की आधी लकड़ियां पहले से ही शमशान में पहुंच गई है। 1-2 साल में तू भी उधर पहुंच जाएगा। तो जितने दिन ऊपर वाले की मर्जी से मिले हैं
उसमें खुद भी खुशी से जी और दूसरे को चैन से जीने दे। लेकिन नहीं, तुम्हारा इधर मेरे शिमला के अंदर आकर उंगली करने का जोश चढ़ा हुआ है। गन देखने के बाद रजत चौधरी पहले ही डर गया था और विक्की भाई की बातें सुनने के बाद वो तो कपकपाने लगा। वो ये नहीं जानता था कि रूपल गुप्ता का ऐसे गुंडों से भी कोई लेना देना होगा। रजत चौधरी ने सिर हिलाते हुए विक्की भाई से पूछा, आप कौन हैं? मुझसे गलती हो गई, मैं अभी आपसे और मिस रूपल से माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। विक्की भाई का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। उसने सोचा कि अब इस रजत चौधरी को यहां से भगा देते हैं। तभी विक्की भाई की नजर खिड़की में खड़ी रूपल की तरफ गई और उसने रूपल के चेहरे पर बने हुए चोटों के निशान देखा। रूपल के माथे से खून भी निकल रहा था। इसलिए विक्की भाई ने अपना मन बदल लिया और मन ही मन में कहा, अगर आहान भाई को पता लग गया कि मैंने इस कमीने को ऐसे ही जाने दिया तो शायद वो नाराज हो जाएंगे। एक तो पहले ही इस खूबसूरत लड़की का चेहरा लाल हो गया है, पता नहीं इस कमीने ने मिस रूपल को कितना मारा होगा। ऊपर से मिस रूपल की शर्ट भी फटी हुई है। नहीं, मैं इस साले को ऐसे नहीं जाने दे सकता। कुछ तो करना पड़ेगा। अब विक्की भाई रजत चौधरी के साथ क्या करेगा? क्या रूपल को विक्की भाई के यहां आने का सच पता चल जाएगा? आहान और सनाया के आने तक ये मामला किस हद तक पहुंचने वाला है? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कहानी सीक्रेट अमीरजादा के नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।